So today we are starting the new unit. In that one we will be discussing about the chemical bond. Right. So जब भी हम chemical bond की बात करते हैं, so basically in this one there is attractive force is there. Right. एंड कोई भी केमिकल बॉन्ड जो बनता है आपका वो क्यों बनता है, उससे क्या होता है आपका जो सिस्टम है उसकी एनर्जी जो है लोअर हो जाती है, राइट. सो दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोअरिंग ऑफ एनर्जी. एंड सेकंड थिंग, जब भी आपका कोई भी बॉन्डिंग हो रहा है चाहे आयनिक हो चाहे केमिकल हो, राइट, सो बेसिकली दे आर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट. तो आप जो है यहाँ पर ऑक्टेट रूल भी फॉलो करते हैं, राइट. जैसे कि आपकी थ्योरीज भी आ जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, जब आयनिक बॉन्डिंग की बात करेंगे आप, राइट. तो ये भी जो भी है ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, ये एटम्स की टेंडेंसी भी है कि दे हैव टू कंप्लीट देयर वैलेंसी, राइट. जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कोवेलेंसी, जब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज भी हमारे पास आएगी, राइट. सो बेसिकली जब भी हम बॉन्डिंग में लेते हैं तो फर्स्ट वन इज द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग, राइट. आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली जब भी आप कोई मोलिकुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में, वहां पे देयर इज ए आयनिक बॉन्ड इज देयर, राइट. आयनिक बॉन्डिंग को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है. आयनिक बॉन्ड होता क्या है, यू कैन डिफाइन लाइक एन आयनिक बॉन्ड is formed when one or more electron from the valence shell of an atom are completely transferred to the valence shell of another atom, right. सो जो दूसरा एटम जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होता है, राइट. अब नाउ द एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन, वो आपका क्या बन जाता है, वो केटायन बन जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एनायन बन जाता है, राइट. ये आपको पता ही है, एक इसमें केटायन रहता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो एनायन रहता है, राइट. ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है. ये ऑलवेज एक्सेप्ट करता है और ये ऑलवेज गिव अप करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो दे आर अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. and they all are linked by the ionic bond, right. So in this जब भी कोई bond formation होता है there will be always be there is a release of energy. energy जो है आपकी release होती है क्योंकि सिस्टम जो है दैट इज गोइंग टू बी इन लोअर एनर्जी स्टेट, राइट. तो आयनिक बॉन्ड में आपके पास एग्जांपल आ जाते हैं, NaCl आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, कैल्शियम फ्लोराइड आ जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है, राइट. देयर आर सो मेनी एग्जांपल. लाइक NaCl की यदि मैं बात करूं तो दिस विल बी गिविंग यू द cation प्लस देयर इज ए लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन and the other atom is there, element is chlorine is there. So this will be taking the electron and converting into the anion, right. तो तुम आप ऐसे इस वे में बता सकते हैं. वन इज द सोडियम आयन इज देयर. यदि आपको डॉट स्ट्रक्चर से बताना है तो डॉट से क्रॉस से कैसे भी बता सकते हो, राइट. So your sodium ion is there and chlorine. This is the anion, right. So this is creating always NaCl.
राइट। तो आपका NaCl जो है इसमें में बन जाता है। एंड व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन, कोई भी बेटा आपका आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है बताइए। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द आयनिक मैम लो ionization for बॉन्ड। completing the noble gas electronic configuration. ठीक है। तो आपके पास जो है आयनाइजेशन एनर्जी आप देखेंगे, जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आप जो सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई, राइट। सेकंड थिंग आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी जो है आपकी रिलीज होती है। सो आयनाइजेशन एनर्जी आपको सप्लाई करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एनर्जी ऑलवेज रिलीज होती है। और थर्ड थिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं कैटायन प्लस वन ऑफ द एनायन, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग योर आयनिक क्रिस्टल, राइट। एंड विद दिस वन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जब क्योंकि सॉलिड फॉर्मेशन में हो रहा है और आपका एक क्रिस्टल बन रहा है, आयनिक क्रिस्टल बन रहा है, सो दिस एनर्जी यू आर कॉलिंग दैट इज द लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक क्रिस्टल, राइट। तो जब भी आप बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें से रिलीज हो रही है, तो ये सारे सिस्टम में क्या है, आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट शुड बी लो, फॉर कंबाइनिंग आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, देयर शुड बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके सिस्टम की ज़्यादा होनी चाहिए। And after completing this condition there is one more condition, high value of lattice energy of this crystal, ionic crystal, will be released, ये जो high lattice energy है रिलीज होनी चाहिए, राइट। and after forming this ionic crystal there should be more force of attraction, more stability, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतने ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी कब आती है, देयर इज a release of more energy, more the magnitude of lattice energy, right। तो ये कब पॉसिबल है, when your cation and anion there is a high electronegativity difference is there, जब उनके बीच में डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होगा, देन यू आर रिलीजिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, तब आपका जो है एनर्जी जो है ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी, राइट। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक सब्सटेंसेस, जो आपके आयनिक सब्सटेंसेस है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। फर्स्ट थिंग बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। Ma'am, they are solid usually, conduct electricity in the molten state, high melting and boiling points. ठीक है, तो ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। योर आयनिक कंपाउंड्स tends to have low electrical conductivity एज सॉलिड, जब सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो इनकी आयनिक कंडक्टिविटी कम रहती है, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट,
मोल्टन स्टेट में जो है इनकी अच्छी कंडक्टिविटी रहती है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है, दे हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट बेटा? मैम ड्यू टू द greater force of ग्रेटर attraction, फोर्स ऑफ attraction अट्रैक्शन। ज्यादा होता है। Right, they having the quite strong force of attraction, and the bonding you are seeing in this one, bonding is the in the omnidirectional। omnidirectional का क्या मतलब होता है बेटा? In every direction. हाँ, इन एवरी डायरेक्शन, राइट। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है आपको पता है, जो सोडियम आयन है वो इतने सारे क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, देन क्लोरीन इज सराउंडेड बाय सो मेनी सोडियम आयन, राइट। तो इस वे में जो इसकी बॉन्डिंग है वो ओमनी डायरेक्शनल है, एवरीवेयर है, राइट। इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, राइट। थर्ड थिंग, दे आर वेरी हार्ड एंड बट ब्रिटल। इसका क्या मतलब है बेटा? Can be broken into pieces. राइट, जहां पे मान लीजिए आपका जो ये कोई क्रिस्टल मैंने बना दिया, राइट, राइट। अब जो है ये बहुत हार्ड है, आप इसको तोड़ेंगे तो कभी भी ये इस वे में नहीं टूटेगा, राइट। ऑलवेज दिस विल बी ब्रेक लाइक दिस वे, या तो इस यहाँ से बॉन्डिंग के टाइम से टूटेगा या इधर से टूटेगा, राइट। इधर से टूट सकता है लेकिन ऐसे जो एटम है वो नहीं टूट सकते, राइट। तो ये जो है, जैसे आप पार्ले जी बिस्किट को कभी आपने तोड़ते हो तो वो एक ऐसे टूट जाता है ना, फ्रेजाइल जैसे उसमें टूटता है, राइट। लेकिन जो उसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे नहीं रहता, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो एक ब्रिटल सब्सटेंस की जैसे ये पूरा टूटता है, और जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग है वहीं से ही टूट सकता है, एटम को कभी भी आप नहीं तोड़ सकते हैं। लास्ट थिंग, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, because they having the high permittivity, right? Permittivity means the energy of interaction of two charged particle is there, right? और इसको जब भी आप बताते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, आप बताते हो Q प्लस माइनस Q माइनस एंड देन 4 पाई R एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये आपकी परमिटिविटी होती है, राइट। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर, तो दे आर सोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर चार्ज कुछ होता है। नॉन पोलर जिसके अंदर कुछ ही नहीं होता, जैसे कि हेक्सेन वगैरह हो जाते हैं। पोलर आपका वाटर हो गया, या कोई भी जहाँ पे आप इथेनॉल हो गया जिसके अंदर आप कोई चार्ज देख रहे हैं, राइट, तो वो पोलर सॉल्वेंट आ जाता है। नाउ जो हम बात कर रहे हैं, अब लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं। इतनी बार हमने पढ़ा लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी होती क्या है, राइट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस of an ionic crystal या आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं, is the energy release when ions come together from infinite separation to form a crystal, ठीक है। मीन्स ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब भी आप जो आयंस हैं उनको पास पास लेके आ रहे हो फ्रॉम द इनफाइनाइट सेपरेशन से टू फॉर्मिंग ए क्रिस्टल। क्रिस्टल जब बनता है उस टाइम पे एनर्जी निकलती है। जैसे कि आप मान लीजिए योर कीटाइन इन गैस स्टेट, योर एनायन इन द गैस स्टेट, योर टेकिंग
taking these ions and they are coming closer to each other and giving you the 1 mole of solid, right? Crystal, sorry, सॉलिड आपका फॉर्म होता है, राइट। यदि थियोटिकली इसको देखें, थियोटिकल जो इसका ट्रीटमेंट है, दिस वाज गिवन बाय द बॉर्न एंड लैंडेस। बॉर्न और लैंडेस साइंटिस्ट ने इसका जो है थियोटिकल ट्रीटमेंट दिया था। उन्होंने एक सिंपल सी इक्वेशन प्रेडिक्ट की थी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लैटिस एनर्जी। सो इफ आई एम ड्राइंग द ग्राफ so that you can understand better, there is a increase of energy on the y-axis, on the x-axis there is a radius, right? Firstly, and the your ions at a very high, means there is a long distance between two ions, right? Slowly that is starting to decrease the energy first, and then this will start increasing, right? इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आता है। ये जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी टोटल, राइट। देन दिस इज मूविंग टू ए मिनिमम डिस्टेंस, वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं दोनों एटम, उसके बाद उसको आप स्क्वीज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यू कैन से if you further coming lower, then you are seeing that is the E Coulombic की जो एनर्जी है, देयर इज अट्रैक्शन, राइट। एंड जो मिनिमम जो एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, उसको हम डी यू बाई डी आर से बता देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स lattice energy at there is no distance between two ions, right? Then after coming to a very close distance, they are starting to repel each other. अब उसका जो न्यूक्लियर जो एनवायरनमेंट है, राइट, न्यूक्लियस जो है वो पहले क्या था, आपके न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। जब न्यूक्लियस एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ गए, देन दे आर स्टार्टिंग टू रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जो रिपल्सन स्टार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं रिपल्सन एनर्जी, ई रिपल्सन, ठीक है। तो जो एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है। इज इट ओके बेटा, ये ग्राफ समझ में आया? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर एन आयन पेयर। जस्ट अ मिनट। बेटा ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। कोई डाउट है? मैम मैम रिपीट कर दो एक बार। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, कर्व है ये फॉर एन आयन पेयर, राइट। जो आपका आयन पेयर था, एक हैलाइड है और एक जो है मान लीजिए आपका कोई भी एल्कली मेटल है, राइट। तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, क्या है, आपके दोनों ही एटम बहुत दूर दूर है, राइट, उनके बीच में डिस्टेंस है, राइट। तो उनका देन दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, राइट। उनका जो न्यूक्लियस है, दे आर स्टार्टिंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आउटर सेल ऑफ द अदर एटम, राइट। तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, दे आर कमिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं। जब दो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं, जो जो अट्रैक्शन एनर्जी होती है, दैट इज द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो ई कोलम्बिक से मैंने बता दिया। देन दे आर कमिंग टू वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसका जो न्यूक्लियस है, देन दे आर स्टार्टिंग टू रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो रिपल्सिव एनर्जी होती है जिसको मैंने दिखाया है। इज इट ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, राइट, तो हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम ऑलवेज वी आर शोइंग लाइक जेड प्लस जेड माइनस डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से हम बता देते हैं, राइट। हमें क्या है, वी आर कंसीडरिंग द एनर्जी ऑफ द आयन पेयर, जैसे आपका m प्लस और x
माइनस हो गया, राइट। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r से ये सेपरेटेड है, राइट। तो हमने जो कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इस वे में बता दी, राइट। एक चार्ज जो है नेगेटिव रहता है, दूसरा चार्ज जो है वो पॉजिटिव रहता है, राइट। So you are seeing in the starting infinite separation है, then that become increase, और आपका जो electrostatic force of attraction है वो then increasing जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते हैं, राइट। और z प्लस z माइनस है, यू आर ऑलवेज टेकिंग विद द इलेक्ट्रो, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को भी साथ में ले लेते हैं। तो आपका जो z प्लस एंड z माइनस है, you are taking the multiple of electronic charge, मीन्स हम E भी साथ में लेके चलते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो हम इस डेरिवेशन में जो है इससे हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, z प्लस z माइनस डिवाइड बाय 4πε0r ई स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में हमारे पास अट्रैक्शन की वजह से आता है, राइट। यहाँ पे हम एक और पैरामीटर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास NaCl, हम एक क्रिस्टल लेके चल रहे हैं, राइट। NaCl के लिए हम ये डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, राइट, लैटिस एनर्जी के लिए। तो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय वन मोर ऑफ द पैरामीटर A, z प्लस z माइनस ई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4πε0r। अब नाउ व्हाट इज द A? A is the Madelung constant. ये कांस्टेंट कहाँ से आता है, राइट। जब भी आप किसी भी क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हो, राइट, तो उसके अंदर क्या होता है, देयर विल बी इंटरेक्शंस आर देयर, राइट। कैटायन और एनायन में इंटरेक्शन एक्शन होता है, राइट। यदि एक सिंपल हम कोई भी क्रिस्टल नहीं, एक सिंपल मतलब आयन पेयर देखें तो उनके अंदर सिंपल होता है। लेकिन जब भी आप क्रिस्टल की बात करते हो, राइट, तो देयर आर सो मेनी इंटरेक्शन आर देयर, राइट। तो जो इतने सारे इंटरेक्शन है उन सभी का हम सम ले लेते हैं, राइट। तो समेशन ऑफ ऑल दिस ज्योमेट्रिकल इंटरेक्शन को हम जो है मेडलंग कांस्टेंट बोल देते हैं। मेडलंग कांस्टेंट क्या है? दिस इज द समेशन ऑफ interactions, right? So this summation of all these geometrical interaction is known as the Madelung constant. उसको हमने a से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी। यदि आप एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल यदि आप लेंगे, राइट, उसको यदि मैं ड्रॉ करूं, मान लीजिए एक सोडियम क्लोराइड का मैं क्रिस्टल लेके चलती हूँ, थोड़ा एकदम वापस से बना देते। ठीक है, ये क्यूब बन गई है हमारी, राइट। क्यूब बन गई है ना बेटा? यस मैम। ओके। तो इसमें जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप सभी को ही पता है कि सोडियम आयन होता है और क्लोरीन आयन होता है, राइट। यदि एक कोई भी क्यूब यदि मैं मानूं इसके अंदर, तो वहां पे एक सेंटर में जो है एक सोडियम आयन होता है, राइट, एंड दे आर सराउंडेड बाय द क्लोरीन। क्लोरीन जो आपका होता है वो फेसिस पे होता है, राइट, ईच फेस पे होता है। जैसे यहाँ पर मान लिया एक फेस यहाँ पर, एक फेस यहाँ पर है, एक डाउन साइड में है, एक अप साइड में, ठीक है। तो 6 फेसिस पे जो है क्लोरीन आपके प्रेजेंट है, और उससे आपका एक सोडियम जो है इंटरेक्ट होता है, राइट। तो वो ही मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, कि आपके फेसिस पे जो है देयर इज ए क्लोरीन इज देयर, राइट। मान लीजिए आप यदि ड्रॉ भी करेंगे तो इसको एक बार ड्रॉ करके देख लेना।
आपके, क्योंकि एजिस पे भी बनाना है आपको और उस पे भी बनाएंगे आप। ठीक है। तो यदि मैं एक क्यूब, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर ली है, राइट, इसके एजिस पे मैंने बना दिया, राइट, और इसके फेसेस के ऊपर भी मैंने बना दिया, राइट। देन योर you NaCl crystal that in the solid state you have seen their lattice, आपने लैटिस देखा है इसका? Yes, ma'am. Yes, देखा ma'am. है ना? ठीक है। तो सिंपली मैं ये जो गोले हैं मैंने सिंपली ऐसे बना दिया, डायंगल पे भी आपके आते हैं, देन आपके फेसेस पे भी आते हैं, राइट। उस वे में ये जो है मैंने जस्ट उसको दिखा दिया, ठीक है। देन योर सेंटर में है जो ये एक, मान लीजिए आपकी एक लैटिस है, तो ये एक एक जो है मैंने सोडियम प्लेस करने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर आ गया एक, ठीक है। तो इस वे में यदि आप देखेंगे तो आपके पास सो मैनी सोडियम आयन आर देयर, सो मैनी क्लोरीन आयन आर देयर, और जो आपका आपके जो सेंटर में है योर सोडियम आयन इज देयर, राइट, और आपके जो फेसिस पे है क्लोरीन आयन है, क्लोरीन है ये, ठीक है, वो आपके फेसिस पे प्रेजेंट है, राइट। तो यदि एक सोडियम जो है, यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर 6 मैंने क्लोरीन से दिखा दिया, ठीक है। तो एक जो सोडियम जो आयन है दैट इज अट्रैक्टेड बाय द 6 नेबर, 6 नेबर क्या है, अपोजिट चार्ज के क्लोरीन है हमारे पास, राइट। अब ये जो क्लोरीन है फर्दर इसके जो बगल में है, सो मैनी लैटिसेस आर देयर, मैंने बहुत सारी लैटिस बनाने की कोशिश की थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो क्लोरीन आयन है देन दे आर रिपेल बाय द 12 मोस्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ लाइक चार्ज, मीन सोडियम के जो 12 लाइक चार्जेस है उनसे फिर रिपेल करता है, क्योंकि 6 एक का हो गया, 6 एक का हो गया, तो टोटल 12 उससे चार्जेस से वो है रिपेल हो जाता है, राइट। तो जो सोडियम जो है आपके जो थे वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सेंटर पे प्रेजेंट है, आपकी एजिस पे भी प्रेजेंट है वो, राइट। तो ये एजिज पे और सेंटर पे प्रेजेंट है, वो आपके फेजेस में प्रेजेंट है। तो आपका जो मेडलैंग कांस्टेंट जो बन के आता है, दे आर ड्यू टू द अट्रैक्शन यू आर एडिंग द 6, then there is a repulsion, then you are adding the 12 by root 2 plus 8, again that the next nearest neighbor, they are attracted by the sodium ion, then so many that combinations are there, right. So your coulombic energy, that is equal to minus E square divided by 4 pi epsilon naught R, then so many terms will be there, right. Minus 6 by root 4 plus 24 by root 5 plus minus 24 by root 6, means so many terms will be there in the A value, right. So तो आपका जो आप यदि टेबल भी यदि हम देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर भी होगा, आपका कन्वेंशनल फैक्टर भी होगा, राइट। ज्योमेट्रिकल फैक्टर जो है वो आपकी ज्योमेट्री से आता है, और जो आपका दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आयनिक रेडियस एंड चार्ज, जो ज्योमेट्री से जो चीजें हमारे पास आई है वो डिपेंड नहीं करती है इस पे, एक तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती है, राइट। तो ये ज्योमेट्री को देख के हमारे पास जो फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास मेडलैंग कांस्टेंट ए आ जाता है वो हमारे पास, ठीक है। तो हमें ए का बस पता होना चाहिए कि ए कहाँ से आ रहा है, हमारे पास कोई डेरिवेशन करने को कोई नहीं पूछेगा, बस ए क्या है वो पता होना चाहिए, राइट। अब ये तो हमारा एक सिंपल आयन पेयर था, जैसे कि MX हो गया। मान लीजिए कई बार क्या होता है हमारे पास आयन पेयर आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का यदि हम एग्जांपल लें, MX2 आ जाता है, राइट। तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, राइट। तो यूर उस केसेस में क्या मेडलैंग कांस्टेंट 2A हो जाना चाहिए, राइट।
और आपका जो चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा, राइट। प्लस माइनस है क्योंकि स्क्वायर आप ले रहे थे, तो जेड प्लस और जेड माइनस हो जाना चाहिए, राइट। तो आपकी जो एनर्जी है जो आप ले रहे थे माइनस ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट, ये थी। तो जो है ये जेड प्लस और जेड माइनस के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया। हमने प्रीवियस मैंने जो लिखा था वहां पे लिखा था ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखा था, ऐसे लिखा था, राइट। अब जब यहाँ पे मैं क्यों ले रही हूँ, यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि जो आपका आयन पेयर है जेड प्लस है और जेड माइनस है, तो इसलिए मैंने जेड स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया है। जो ये आपका मेडलंग कांस्टेंट है उसको हम 2a नहीं लिखते हैं, हम सिंपली a ही लिखेंगे यहाँ पर। वो नहीं करेंगे कि mx2 बन गया है तो हम क्या इसको 2 टाइम लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा इसी वे में ही उसको लेके चलेंगे, राइट। अब जब भी आप आयन पेयर की बात करते हैं, राइट, सो वहां पे एक रिपल्सन भी आता है। रिपल्सन क्यों? ताकि वो बैलेंस कर। हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, ये जो ए की वैल्यू होगी हमेशा सेम रहेगी। हाँ सेम रहेगी। ये आपको जो ए की वैल्यू है ऑलवेज वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, ए की वैल्यू हम आपको देंगे, ठीक है। अब जब भी हम आयन पेयर की बात कर रहे हैं, जहां मैंने ऊपर में आपको बताया था कि ये जो है दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था आपका, ठीक है। अब वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, अब रिपल्सन स्टार्ट हो गया, राइट। यदि रिपल्सन नहीं हो तो यूर दिस आयन विल बी स्क्वीज, वो स्क्वीज कर जाएंगे, राइट। तो देयर शुड बी सम रिपल्सन टू बैलेंस द अट्रैक्टिव कोलम्बिक एनर्जी, राइट। अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी स्टेबल लैटिस, आपको स्टेबल लैटिस मिलेगा ही नहीं, राइट। तो जो अट्रैक्टिव एनर्जी है वो दैट बिकम इनफाइनाइट एट द इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट हो जाती है आपकी अट्रैक्टिव एनर्जी, राइट। जो अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी कोलम्बिक एनर्जी जो थी दैट विल बी इनफाइनाइट एट द स्मॉल डिस्टेंस, दिस हो जाती है, राइट। बिकॉज द आयन कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच रिपेल ईच अदर एट ए क्लोज डिस्टेंस। जो आपके आयन बने हैं, आयन जो है दे हैविंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस रिपल्सन यू वी हैव शोन ऑन द अबाउट बाय द डैश लाइन से हमने जो अपर में दिखाया था, राइट। सो ये जो रिपल्सिव एनर्जी है दिस ये जो होती है नेग्लिजिबल होती है एट लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस पे तो उसके अंदर कोई रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन वो इंक्रीज होने लग जाती है जैसे जैसे लैटिस जो है आपस में पास आते हैं, राइट। तो बोर्न जो साइंटिस्ट था उसने जो रिपल्सिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था ER=B/RN दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो B है वो एक कांस्टेंट है, ER इज द रिपल्सिव एनर्जी, और N जो उसने दिया है R⁴N, दिस इज द बोर्न एक्सपोनेंट। ये बोर्न एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये जो आपका जो बोर्न एक्सपोनेंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्रेस कहाँ तक हो पा रहा है, राइट। तो दिस एन जो बोर्न एक्सपोनेंट है दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्प्रेसिबिलिटी डेटा। ये आपका बोर्न एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो कंप्रेसिबिलिटी डेटा से आती है। बिकॉज नाउ बिकॉज एक्सपोनेंट मेजर द रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्सपोनेंट जो आपका यहाँ पर है वो क्या मेजर कर रहा है? वो रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है, राइट। विच द आयन एक्सिबिट व्हेन फोर्स्ड टू अप्रोच ईच अदर more closely, right? क्योंकि these ions they are exhibiting when forced to approach each other more closely, right? So जो टोटल एनर्जी यदि मैं देखूं, टोटल जो लैटिस एनर्जी है या टोटल एनर्जी जो मैंने आपको बताई थी दिस इज इक्वल टू द कोलम्बिक एनर्जी प्लस द रिपल्सिव एनर्जी, इन दोनों का सम होती है, राइट। So total energy of for a mole of crystal lattice, these containing how many numbers of mole, they are equal to the Avogadro's number. So U is equal to EC plus ER. So A, the Avogadro's number of molecules are there in that one. A N भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, Z plus Z minus E square divide by 4 pi epsilon naught
आर प्लस एन एवोगैड्रोस नंबर के लिए एन बी डिवाइड बाय आर एन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वो आ गया है डेरिवेशन से। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जो है इस टर्म के इक्वल होती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैम ये एन क्या है इसमें? एन जो कैपिटल एन ना, यस एवोगैड्रो मैम। नंबर। एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, जो आपका टोटल एनर्जी फॉर ए मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस दे आर कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ यूनिट, राइट। एवोगैड्रोस नंबर उसके अंदर होते हैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स में होते हैं। ठीक है, इतनी यूनिट्स होती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो टोटल लैटिस एनर्जी मैंने अपर में दिखाई थी आपको, जो लास्ट में यहाँ पे दिखाई हुई थी ई टोटल करके मैंने बताया हुआ था, वही टोटल एनर्जी मैंने यहाँ पर दिखाई है, राइट। सो वहां पे जब दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर एंड यू आर गेटिंग ए मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी के लिए मैंने ऊपर में लिखा था डी यू बाय डी आर दैट इज इक्वल टू 0, लिखा था बेटा ऊपर में, यस मैम। है ना। दे आर एट ए मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, राइट। तो आपकी जो अपर में जो मैंने जो ये डेरिवेशन यहाँ पर लिखा है दैट इफ आई एम टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू टर्म एट ए मिनिमम डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एन जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस नहीं सॉरी माइनस एन एन बी डिवाइड बाय आर एन प्लस 1। इज इट ओके बेटा? हो जाएगा ऐसा? सही है यस मैम। डिफरेंशिएशन? कुछ गलत तो नहीं है? डी यू बाई डी आर कर दिया मैंने इसको, ये आपका ऊपर वाली टर्म थी, इसको हमने डी यू बाई डी आर की टर्म में ले लिया है। कोई डाउट है किसी बच्चे को या क्लियर है? Okay, after the differentiation you are getting this term that is equal to 0, अपर साइड से हमारे पास आइए, दिस इक्वेशन correspond to the equating the force of electrostatic attraction with the repulsive force between the ion, right? अब now it is possible to evaluate the constant b, तो हम जो constant यहाँ पे b है उसको निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, राइट, ताकि हमारे पास इक्वेशन जो है सोल्व हो जाए, राइट। बिकॉज वी हैव द फिक्स एनर्जी, राइट, फिक्स एनर्जी कहाँ पे? मिनिमम डिस्टेंस पे, जहाँ पे यू नॉट है एंड यू आर नॉट है। ये जो एनर्जी थी दैट एनर्जी इज एंड द डिस्टेंस जो आपके ये जो एनर्जी है मिनिमम डिस्टेंस है, और जो आर नॉट है दैट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, वो बीच में मीन्स, राइट। सो जो आपका b यहाँ से इस इक्वेशन से जो b आ जाता है दैट b इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वेयर आर एन माइनस 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एन भी है सर नीचे में? हाँ एन, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है बी के लिए, बी की वैल्यू आई है। अब बी की वैल्यू जो है मैं जो हमारी जो टोटल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था वहां पे मैं अपर में फीड कर रही हूँ, बी की वैल्यू जो है मेरी जो इक्वेशन थी टोटल एनर्जी वाली मैं यहाँ पर फीड कर रही हूँ बी की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाती है नॉट इज इक्वल टू ए जेड प्लस जेड माइनस एन ई एक्सक्यूज मी स्क्वायर। मैम। हाँ जी बेटा। मैम बी की वैल्यू में एवोगैड्रो नंबर कहाँ चला गया? यस मैम। और मैम और की पावर कभी n प्लस 1 में जस्ट एन एन बेटा कैंसिल हो जाएगा ना ओके मैम। जब आप इस वाली टर्म को जो है आप
लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो एन एन जो है कैंसिल हो जाएगी, मतलब कैंसिल वाली टर्म कैंसिल कर दोगे ना आप लोग। ओके ओके। है ना, मैंने थोड़ा उसको वो कर दिया, छोड़ हम्म। दिया मतलब उस टर्म को ना। तो ए जेड प्लस जेड माइनस एन ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये हमारा फर्स्ट टर्म थी माइनस। अब मैं यहाँ सेकेंड टर्म में जो बी की वैल्यू यहाँ फीड कर दूंगी, ए एन जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट एन। ठीक है, ये हमारा जो आर है मैंने आर नॉट से उसको रिप्लेस कर दिया। हम जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस देख रहे हैं एट मिनिमम एनर्जी, राइट। तो हमारी जो लैटिस एनर्जी आ जाती है, मैं सारी कॉमन टर्म को कांस्टेंट ले रही हूँ आगे, ए एन जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट 1 - 1/n। ठीक है, ये हमारी टोटल टर्म आ गई है बेटा। दिस इज द बोन लैंडेस इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी। मैम प्लीज नीचे स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। एक बार, आयनिक कंपाउंड, ओके। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ। तो ये आपके पास जो है बॉर्न लैंडेस इक्वेशन आ गई है, ये आपको लैटिस एनर्जी की वैल्यू दे देगी। और जिसकी वैल्यू जो आती है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस बॉर्न लैंडेस इक्वेशन की एडवांटेज क्या है? फर्स्ट थिंग, दिस इज गिविंग द एक्यूरेट वैल्यू, हमें एक्यूरेट वैल्यू देती है। ठीक है, सेकंड थिंग, इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए? इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की नॉलेज क्यों चाहिए बेटा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर की नॉलेज क्यों मैम ए चाहिए? की वैल्यू हाँ, क्योंकि हमें ए की जो मेडलंग कांस्टेंट है वो हमें जब तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि कौन सा क्रिस्टल हमने लिया है, तब तक हम नहीं बता सकते, राइट। सेकंड थिंग, इसमें यू शुड नो द इंटर आयनिक डिस्टेंस, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर नोट ये अवेलेबल होना चाहिए। ये आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी मिल जाता है। ठीक है, ये आर की जो वैल्यू है एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी मिल जाता है। और जो बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू है, दैट डिपेंड्स ऑन द, जो बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है आपकी, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ आयन इन्वॉल्व। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैम ये किस चीज की एक्यूरेट वैल्यू देती है, लैटिस एनर्जी की या फिर टोटल एनर्जी? लैटिस एनर्जी बेटा, यू इज फॉर द लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जो बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू कहाँ से आती है? दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आयन इन्वॉल्व विद द लार्ज आयन। तो यदि लार्ज आयन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, यदि छोटा है तो चेंज हो जाती है। तो एन की वैल्यू जो है, यदि इफ देयर आर द बिग बिग आयंस आर देयर, तो एन की वैल्यू जो है उस केस में हाई हो जाती है। यदि स्मॉल स्मॉल आयंस है तो उस केस में स्मॉल हो जाती है। तो एन की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए वहां पर। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, NaCl का क्रिस्टल मैंने ले लिया, उसकी मैंने वैल्यू, ए की वैल्यू आपको दे दी 1.74756 है। ठीक है, मैंने एवोगैड्रोस नंबर भी आपको दे दिया 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब नाउ द NaCl क्रिस्टल है तो Z प्लस एंड Z माइनस कितना हो गया बेटा? +1 एंड -1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पाई आपको पता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.8 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर इनवर्स। आर नॉट दैट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻10 मीटर। एन इज 8। नाउ यू टेल मी द आंसर ऑफ द लैटिस एनर्जी की वैल्यू बता दो बेटा। सारी चीजें दे दी ना मैंने आपको। हाँ।
कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। जस्ट अ मिनट, इतने आप निकालिए, 1 मिनट। बेटा निकल गया? इज इट ओके बेटा? बेटा वैल्यू आई? मैम कर रहे हैं कैलकुलेट, बस आ गई। अच्छा ओके। मैम हम्म मैम वैल्यू आ रही है 8.6595 इंटू 10⁻⁴। 8 तो नहीं आएगी, किसी और बच्चे का बताओ बेटा। ANZ+Z-E² / 4 π ε0 R0, यही डालिए ना, 1 - 1/n। मैम हम्म मैंने 1/4 πε0 के बदले k की वैल्यू डाल दी। अच्छा, नहीं इसी वे में करके बताओ मुझे, जैसे मैंने दिया ना तुम्हें, ऐसे के की वैल्यू मत डालो। जो मैंने वैल्यूज दी है ना, एप्सिलॉन नॉट दिए है तो वही डालो आप, ओके मैम। है ना, अदरवाइज चेंज हो जाएगी वैल्यू।
बेटा किसी और ने निकाला, एक ही बच्चा निकाल रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम पहले मिस्टेक हुई थी, मैंने 1 - 1/n से मल्टीप्लाई नहीं किया था। हम्म। अब आंसर आ रहा है 7.57 इंटू 10⁻⁴। 7 पॉइंट पॉइंट। 57 हम्म। 70 इंटू 10⁻⁴। ओके ठीक है, तो इसको मैं पॉइंट ओनली 4 आ रहा है। देखना एक बारी करके इसको पूरा ना। मेरी जो ओके वैल्यू मैम। आ रही है वो आ रही है -755 kJ/mol। किसी और बच्चे का आ रहा है ये आंसर? मैम माइनस तो है, मैं माइनस के बगैर बता रही थी। नहीं नहीं, माइनस तो है, लेकिन आपकी हम्म। -4 बता रहे हो ना, अब मैं तो किलो जूल है मैम और। हाँ। ओके मैम। मैम मेरी वैल्यू कुछ 8 पॉइंट समथिंग करके इंटू 10⁻⁴ आ रही है। नहीं, एक बार करके देखना, ये 700 की रेंज में कुछ आएगी, क्योंकि एग्जैक्टली इसकी कुछ होती है -770 kJ/mol होती है इसकी वैल्यू ना। ओके मैम। ठीक है, तो एक बार करके देखोगे तो आपकी आ जाएगी। अभी मैं एक सिंपलर वे बता देती हूँ, थोड़ा और सिंपल कर देती हूँ इसको, ताकि आपकी इजीली निकल जाए। तो यू एक्सक्यूज नोट मी जो मैम। है, हाँ बेटा। मैम Z+ और Z- की जो वैल्यू है वो +1 और -1 थी। हाँ तो मैम साइन के साथ कैलकुलेट करेंगे उन्हें? हाँ, साइन के साथ +1 या -1, हाँ माइनस तो आएगा ही ना फिर आगे, यस मैम। है ना। ओके। नेगेटिव ही होती है लैटिस एनर्जी की वैल्यू, ऑलवेज भी नेगेटिव, नेगेटिव होगा तभी स्टेबल होगा आपका क्रिस्टल ना। यस मैम, एक्सोथर्मिक है क्योंकि। हाँ हाँ, तो यू नॉट की जो वैल्यू आप निकालेंगे उसके लिए 1.39 × 10⁻⁵ kJ/mol पिकोमीटर इंटू, इंटू मैं यहाँ लिख रही हूँ Z+Z-A/R0 1 - 1/n। इस वे में निकाल के देखना तो आपका इजीली निकल जाएगा, आधी चीजें सॉल्व हो गई है, राइट। अब थोड़ा छोटा हो गया ना डेरिवेशन। मैम ठीक है, तो आप मैम इसको डायरेक्टली पिकोमीटर में लेंगे? हाँ, यदि पिकोमीटर में लेंगे तो ये वाली वो सही आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम ये इक्वेशन आपने लैटिस एनर्जी की इक्वेशन मॉडिफाई की है या फिर इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू प्रोवाइड की है? ये इक्वेशन को ही मॉडिफाई कर दिया है, इसकी जो सारी वैल्यूज थी ये हमने जो है ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू सब डाल दिया इसके अंदर। ओके मैम, ठीक है ना। कांस्टेंट्स की वैल्यू। हाँ, कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दी है। अब चाहे कोई क्रिस्टल आ जाए, आपको डायरेक्टली आर की वैल्यू, Z+Z- की वैल्यू, ए की वैल्यू और एन की वैल्यू डालनी है और इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपकी वैल्यू निकल जाएगी इन पिकोमीटर। अब वो आपको ओके देख मैम। लेना है कि वो पिकोमीटर में बोल रहा है, एंगस्ट्रॉम में बोल रहा है, जो भी वो बोल रहा है उसके उस केसेस में आपको निकालनी है। ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। तो ओके। मैम हम इसके अकॉर्डिंग ये यूनिट चेंज कर सकते हैं, पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम वगैरह, हाँ हाँ हाँ, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, विदाउट आपको। एनी चेंज इन द डिजिट्स ना? हाँ, डिजिट्स में पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम जब करेंगे तो वो आपका जो जीरो की वैल्यू है वो इधर उधर होगी बेटा, वो तो करोगे ही ना आप। ओके मैम, तो इसके यदि अकॉर्डिंग ही लगाना है हाँ ना, ये हाँ पूरा पिकोमीटर में ही है? हाँ हाँ, ये तो पिकोमीटर में दिया है मैंने। यदि आप ओके दूसरे मैम। यूनिट में चेंज करेंगे तो वो जो है डिजिट्स आप चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस मैम, ओके, थैंक यू मैम। अब हमारे पास एक चीज आती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी। ये दो चीजें मैंने आपको बताई। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या और लैटिस एनर्जी क्या है? मैम लैटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड जब बनता है तब निकलती है, और और हीट ऑफ हीट फॉर्म, ऑफ फॉर्मेशन कोई भी बॉन्ड जब क्रिएट होता है तब। तो इसको इस वे में आप बोल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो भी बॉन्डिंग ही है, लैटिस एनर्जी भी बॉन्डिंग के टाइम ही निकलती है। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एनी स्टेट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फ्यूजन ही है?
हीट ऑफ फ्यूजन तो आप जो है उसके केसेस में बता रहे हो, फिर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म ओके मैम। है ना। यहाँ पे जस्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी। हीट ऑफ फॉर्मेशन मींस एनर्जी रिलीज व्हेन फॉर्मेशन ऑफ द एनी बॉन्ड इन एनी स्टेट, कोई भी लिक्विड को सॉलिड से रिएक्ट कर दो, या सॉलिड को लिक्विड से रिएक्ट कर दो, या लिक्विड लिक्विड, या सॉलिड सॉलिड, या गैस गैस, मींस कोई सी भी स्टेट हो। लैटिस एनर्जी की जब बात करते हैं, this lattice energy is released when you are getting the your ionic crystal in the solid form। जब हम solid form के अंदर जो है energy release हो रही है उस टाइम पे, तो ये जो है that is formed in the solid in ionic compounds, तो वहाँ पे जो energy release होती है वो lattice energy होती है, right। so you can define the heat of formation। हमने lattice energy को तो define कर दिया था अपन में। so heat of formation of a compound, या हीट ऑफ फॉर्मेशन की जगह आप फॉर्मेशन एनर्जी भी बोल सकते हो उसको। of a compound, it is the amount of energy released or absorbed when one molecule of that compound is formed by combination of its constituent ions। इसको H4 करके आप बता सकते, ठीक है। तो जो आप, क्योंकि ये किसी भी स्टेट में हो रही है, तो इसके अंदर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आपकी आती है, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी? जब एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव कब होती है? जब एनर्जी जो है आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो आप जो है लैटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन देख के आप बता सकते हैं कि कोई भी जो आपका कंपाउंड बना है वो स्टेबल है या नहीं है, राइट। यदि आप NaCl लें और NaCl2 लें, ठीक है, तो यदि इनकी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन देखें, सो हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl दैट इज नेगेटिव, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl2 दिस विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी इसकी जो फर्स्ट कंपाउंड है NaCl, इसकी जो होती है -118.2 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और जो NaCl2 बनने के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जो चाहिए वो होती है +501.7 किलो कैलोरी पर मोल, right। So in case of the second compound NaCl2, you require a lot of energy to form this compound, and there is a release of energy during the formation of sodium chloride. During this there is energy released, that's why this first compound is stable and second compound is unstable। is it okay beta? clear हुआ? so this Yes, is the ma'am. relation between stability and heat of formation। इस वे में लैटिस एनर्जी को भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव करके बता सकते हो, दोनों ही चीजों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब देर आर, हाँ बेटा। मैम NaCl2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना, इसके लिए एनर्जी चाहिए। जब भी पॉजिटिव कोई चीज आ जाती है, लैटिस एनर्जी यदि पॉजिटिव हो जाएगी तो वो अनस्टेबल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप बनाना चाहेंगे भी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके मैम। ठीक है। There are certain factors which are affecting this heat of formation, you can say lattice energy। lattice energy कुछ factors है जो affect करते हैं। क्या factors हो सकते हैं? क्या factor affect करेंगे lattice energy को बेटा? मैम साइज ऑफ द आयंस एंड Size, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर charge, चार्ज। ठीक है। So if first is the charge, right, on the anion और cation, जो भी आपका cation है या anion है, राइट। तो आप बेसिकली आप तो प्रोडक्ट देख रहे हैं चार्ज का, राइट। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा जो है आपकी जो मैग्नीट्यूड है लैटिस एनर्जी का उतना रिलीज होगा। यदि आप कंपेयर करना चाहे NaF, MgF2, MgO,
So which one is having a more charge? हमें तो प्रोडक्ट देख सकते हैं या MgO. इंडिविजुअल? MgO, राइट? MgO. ठीक है, तो इसका जो है सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, देन MgF2, देन NF। ठीक है, तो आपका मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट का एक केस है। सेकेंड थिंग, देयर इज अ डिस्टेंस, interionic distance between the ions, lattice energy will be inversely proportional to R। तो जितना आपका जो छोटा साइज होगा, राइट, आयन का, मीन्स देयर विल बी स्मॉलर विल बी द आर नॉट। ठीक है, सो ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। यदि आप लिथियम से सीजियम की तरफ चले जाए, साइज आप इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, इंटरआयनिक डिस्टेंस के बाद क्या लिखा है आपने? इंटरआयनिक डिस्टेंस बिटवीन, मैंने लिखा नहीं, ओके मैम। बिटवीन द आयंस और द साइज ऑफ थैंक द यू मैम। आयन। स्मॉलर द साइज, स्मॉलर विल बी द आर नॉट। जितना छोटा मान लो साइज हो गया आपका, साइज यदि स्मॉल है तो आर नॉट भी स्मॉल हो जाएगा और देयर मैग्नीट्यूड फॉर द लैटिस एनर्जी विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो छोटा साइज, छोटा आर, मींस लिथियम आयन का जो है सबसे छोटा साइज हो गया, तो उसका जो है लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाता है, राइट। एनायन के केस में भी यही रहता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे आपकी जो है लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। यदि एक्वस का केस ले लेंगे तो वहां पे कुछ दूसरा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्ड थिंग जो है, आपकी लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रही थी आपका मेटलैंग कांस्टेंट पे। ए बेसिकली दिस इज डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। लैटिस एनर्जी आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, राइट। सो ये जो ए जो है दैट इज आल्सो गिविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन, राइट। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इज इट ओके बेटा? ये लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, लेकिन जब भी हम इसकी बात करते हैं बोर्न लैंडेज इक्वेशन की, इसमें आपको कई सारी चीजें चाहिए। आपको ए की वैल्यू चाहिए, आपको उसका एन की वैल्यू चाहिए, आपको आर की वैल्यू चाहिए, राइट। सो देयर आर सम लिमिटेशन फॉर द दिस योर बोर्न लैंडेज इक्वेशन। तो ये जो इसकी लिमिटेशन थी, इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक साइकिल आता है जिसको हम बोलते हैं बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल में क्या है, अब साइक्लिक एक फॉर्म आप बना देते हैं, राइट, और वो आपको पूरा जो है डिस्क्राइब करता है, राइट। आपने एक लॉ पढ़ा था, हेस्ट लॉ, आपकी थर्मोडायनेमिक्स में आया होगा, हेस्ट लॉ पढ़ा था बेटा? मैम पढ़ा तो था। किसी बच्चे को याद है हेस्ट लॉ क्या था? नो कुछ मैम। एनर्जी आप प्रोवाइड करते थे, कुछ एनर्जी रिलीज होती थी, मतलब टोटल आप सम अप कर देते थे फिर सारी चीजों को। याद आया? यस मैम। ठीक है, तो ये जो बोर्न हैबर साइकिल है, बेसिकली दिस इज डिपेंड ऑन द दिस थर्मोडायनेमिक लॉ, दैट इज द हेस्ट लॉ। हेस्ट लॉ पे डिपेंड करता है। ठीक है, हेस्ट लॉ पे ही इसका प्रिंसिपल बेस्ड है, राइट। सो दिस विल बी डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। तो ये हमारी जो एनर्जी है उसको टोटली कैलकुलेट कर देते हैं। मान लीजिए आपका सोडियम आयन and your chlorine gas, they are combining together and giving you the NaCl solid। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो है, there are so many terms are there। You are in the starting, there is your metal in the solid state and your chlorine is in the gas state। तो आपका क्या है, दोनों ही गैसेस केटायन और गैसेस एनायन, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड गिविंग यू द आयनिक क्रिस्टल, और वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप लैटिस एनर्जी बोलते हो, राइट। सो फॉर फर्स्ट दिस वन थिंग,
you have to convert your metal in the solid state, you have to convert that one in the gaseous form. मेटेलिक जो एटम है उसको आप गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये रहता है आपका। इसको आप डेल्टा एच ए एम से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये अभी मैं टर्म पूरा लिख दूंगी इसको, ठीक है। सिमिलर वे योर क्लोरीन गैस इज देयर, ये डायटोमिक गैस है, X2 ऐसे Cl2 की फॉर्म में रहती है, तो आप फर्स्ट इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स गैस, राइट। तो डेल्टा एच ए एक्स, इसको मैंने डिफाइन कर दिया, राइट। इसको हम डी से भी डिफाइन कर देते हैं, दैट इज द डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। तो जब आपका मेटल जो है गैसेस फॉर्म में एटॉमिक एटम बन गया है, देन यू आर प्रोवाइडिंग दिस वन इज द IE, that is the ionization enthalpy, ionization energy you have to provide for releasing one of the cation in the gaseous form with the one of the electron, right। आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, right। In second case, your chlorine that is going to be in atomic form, atomic gas, means gaseous atom like chlorine is there, so chlorine one of the atom is created, then you have to release a gaseous anion, halide anion in the gaseous form with the release of enthalpy, this electron affinity, that energy will release. Then this both the ion, gaseous cation and gaseous anion, they both are combining together, ये दोनों आपस में combine हो जाते हैं, right, and they are releasing you the that energy, you know, that is the lattice energy, और आपका जो है एक लैटिस क्रिएट होता है mx सॉलिड, ठीक है। और यदि आपका कोई भी स्टेट में यदि रिएक्शन होता है सॉलिड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दैट टाइम एनर्जी रिलीज, दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो एनर्जी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, राइट। और जो मैंने जो दो टर्म लिखी है, डेल्टा एच ए एम एंड डेल्टा एच ए एक्स, these are the enthalpy of, these are the enthalpy of atomization of metal and non-metal। बेटा साइकिल क्लियर हुआ? साइकिल क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसमें ये जो डिफरेंट टर्म्स है वो मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स को हम क्या है ऐड करके फिर हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो टेहास लॉ में कैसे था, आप कुछ कहीं पे एनर्जी दे रहे हैं और कहीं से एनर्जी निकल रही है, तो ये भी टोटल साइकिल को हम ऐड ऑन कर देते हैं। कैसे करते हैं, हमारी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो टर्म है, राइट, लाइक आप क्या कर रहे हैं, दिस इज फॉर द गैसियस डायटोमिक नॉन मेटल आपने लिए है, राइट। वो गैसियस डायटोमिक नॉन मेटल थी, और उसके लिए आपने जो एनर्जी दी दैट इज द डेल्टा एच ए जो देते हैं, राइट। वो एनर्जी को आप डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो है डेल्टा एच एफ मैंने जो बोला था, राइट, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन में बोल रही हूँ उसको मैं माइनस एच फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द NaCl क्रिस्टल की मैं बता रही थी आपको, सॉलिड में बन रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एच एफ नहीं लिख रही, डेल्टा एच मीन्स एच फॉर्मेशन मैंने लिखा है, दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये जो अपर में जो भी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन है HF that will be equal to the all the ionization energy, electron affinity, जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। और वो जो एडिशन आप कर रहे हैं दैट इज डिपेंडिंग ऑन द देयर साइन ओनली, ठीक है। कहीं पे मैंने माइनस का साइन लगाया है तो वहाँ माइनस मैं लिखूंगी इसमें इक्वेशन में, और जहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है मैं वहाँ प्लस लिखूंगी। जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे प्लस लगाएंगे, जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू, जब आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो जो आपको जो फर्स्ट स्टेप है डेल्टा एच ए एम, जहाँ पे मेटल को आप एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं द गैसेस फॉर्म, दैट इज अ सब्लिमेशन एनर्जी। एच एस से भी इसको बता सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आप प्रोवाइड करनी है प्लस HS Na इन द सॉलिड फॉर्म था, क्योंकि प्लस आयनाइजेशन एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं सोडियम को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, गैसेस फॉर्म में इन द फॉर्मिंग द कीटायन, राइट। देन यू आर कन्वर्टिंग योर हैलाइड के लिए डिसोसिएशन एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं हाफ, मतलब क्लोरीन गैस है उसमें से हमें एक ही क्लोरीन चाहिए, तो हमने डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करी। देन माइनस साइन फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऑलवेज रिलीज होती है क्लोरीन इन द गैसेस फॉर्म। देन लैटिस एनर्जी इज आल्सो रिलीजिंग, that is the L lattice energy for the NaCl solid। बेटा साइकिल क्लियर है सभी को, कहीं पे कोई डाउट है? बेटा मैम क्लियर है। क्लियर है, तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स में देखती हूँ, एक सेकंड जस्ट अ मिनट। I am writing one of the equation। आपको पोटेशियम फ्लोराइड का निकालना है, डेल्टा HF निकालना है, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी गिवन 87.8 किलो जूल पर मोल, डिसोसिएशन एनर्जी 158.9 किलो जूल पर मोल, then ionization energy that is equal to 414.2 kilojoule per mole, then electron affinity that is minus 334.7 kilojoule per mole, then lattice energy 807.5 मैम किलोजूल डी पर। हाँ क्या? मैम डी डिसोसिएशन एनर्जी है ना? हाँ डी डिसोसिएशन एनर्जी, तो निकाल लोगे आप लोग? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ इसके लिए, तो डेल्टा HF निकालना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl क्रिस्टल बाय बोन हैबर साइकिल। आप देख लेंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हैबर साइकिल, ठीक है। तो S जो है दैट इज 108.7 किलो जूल पर मोल, डिसोसिएशन एनर्जी 225.9 किलो जूल पर मोल, आयनाइजेशन एनर्जी 489.5 किलो जूल पर मोल, देन electron affinity that is minus 351.4 kilojoule per mole, then delta HF दिया हुआ है minus 414.2 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो आपको यहाँ से लैटिस एनर्जी निकालना है, तो लैटिस एनर्जी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना और डेल्टा HF को आप राइट हैंड साइड पे ले जाना। कर दोगे बेटा? यस मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन दे दूं? मैम ये कॉपी कर रहे हैं, बस एक सेकेंड। हाँ हाँ कोई बात।
हाँ जी बेटा। हाँ, डिसोसिएशन एनर्जी को हाफ करना है। मैम फर्स्ट का आंसर 1723.65 है क्या? मैंने देखा नहीं है, अभी गुम हो गया है, मैंने कहाँ से उतारा था पता नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम लास्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव दे रखी है, लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव दे रखी है, तो मैम उसको नेगेटिव को अगर हम फॉर्मूला में जो लिखवाया था वो यूज़ करेंगे फिर तो पॉजिटिव हो जाएगी और नेट आंसर पॉजिटिव ही आएगा। नहीं, वो नहीं करना है आपको। जो फॉर्मूले में तो आपको यही फीड करना है। मतलब मैंने तो वहां पे लिखवाया इसलिए था क्योंकि ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव होता है, ऐसे करके मैंने बताया आपको वहां पर। ओके मैम। आप जो फीड करेंगे, जैसे यहाँ पे है -414.2 है, तो ऐसे ही लिखना है, दैट इज इक्वल टू 108.7 प्लस 225.9। ये हाफ करना है इसका, तो 2 से डिवाइड कर देना, प्लस 489.5 माइनस 351.4 प्लस यू, तो आपको निकालना है ना, इस वे में करना है। ओके मैम। ठीक है, निकल जाएगा। मैम ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा? हाँ, ओवरऑल तो नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि लैटिस एनर्जी ऑलवेज भी नेगेटिव। यदि पॉजिटिव मींस वो है ही नहीं, क्रिस्टल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। मैम ये डिसोसिएशन एनर्जी को हाफ क्यों किया? बेटा आपको कितना NaCl क्रिस्टल बनाने के लिए कितनी क्लोरीन चाहिए? 1 1 चाहिए। होता क्या है, Cl2 होता है, राइट। Cl2 को जब पहला जो स्टेप मैंने बताया, दैट इज द एटमाइजेशन, राइट। उसमें वो क्या है, दैट इज द डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, आपकी इसको तोड़ती है, मीन्स आपको डिसोसिएशन एनर्जी इतना चाहिए थी इसको तोड़ने के लिए, अब इसको कितना चाहिए, 225.9 चाहिए। हमको आयन कितना चाहिए था, एक ही चाहिए, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। वो तो टोटल मॉलिक्यूल की है ना, इसकी है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की है, क्योंकि वो यदि आपको ओके कहीं मैम। पे, जैसे आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करनी है, ठीक है, या किसी दूसरे, मतलब सिंपली को इसी को भी देखो जिसके अंदर दोनों ही, जैसे O2 ऐसे मतलब रिएक्ट कर रहा है, राइट, दोनों ही मॉलिक्यूल यदि बन रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है, तो तब हम टोटल ले लेंगे। कहीं पे शायद मैंने लिख रखा होगा एक क्वेश्चन इसी टाइप का। हाँ, मैग्नीशियम फ्लोराइड का लेके देखती हूँ। एक क्वेश्चन लिखना है ये वाला, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन of magnesium fluoride from its element using बोर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, तो आपको सब्लिमेशन एनर्जी दिया है 146.4 किलो जूल पर मोल, डिसोसिएशन एनर्जी दिया है 158.9 किलो जूल पर मोल, देन आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 2184.0, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया -334.7, देन लैटिस एनर्जी दिया है -2922.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये सारा चीजें आपको दिया। ठीक है, अब जब इसके अंदर करेंगे तो आप एक चीज देखिए, ठीक है, जो इसके अंदर है सब्लिमेशन एनर्जी तो उतना ही लेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी भी आपका उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा उतना, क्यों नहीं डिवाइड किया यहाँ यहाँ पर? पर 2 फ्लोरीन लग रहे हैं। हाँ, दोनों फ्लोरीन ले लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, आपके आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आपकी, इसको मैं डबल कर दूंगी। क्यों कर दूंगी डबल? मैम क्योंकि 2 फ्लोरीन एटम्स हैं। 2 फ्लोरीन एटम है, ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे डेल्टा एच ऑफ एस प्लस डी प्लस आई प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
प्लस यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे सिंपली एडिशन में दिखा दिए टर्म्स, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा एच एफ की वैल्यू है वो आपको निकालनी है, राइट। डेल्टा एच एफ आपको निकालना है। एस की वैल्यू आपको दे दी है 146, डिसोसिएशन एनर्जी 158 है, आयनाइजेशन एनर्जी 2184 है, योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज मल्टीप्लाई बाय द 2, और माइनस में आएगी ये, ठीक है, माइनस में एडिशन होगा, देन -2922.5, तो आपकी जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच एफ की, नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, इज इट ओके बेटा, क्लियर है अब? यस मैम। तो कई Yes, बार ma'am. आपको Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करना हो सकता है, कई बार आपको डिवाइड करना हो सकता है, तो आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शंस थी, जैसे आप मैग्नीशियम फ्लोराइड की कर रहे हैं, राइट, तो आप क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को दैट इज इन गैसेस फॉर्म, यू आर प्रोवाइडिंग द आयनाइजेशन एनर्जी एंड यू आर क्रिएटिंग द मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, समीशन ऑफ 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, फ्लोरीन को यू आर गिविंग द डिसोसिएशन एनर्जी एंड यू आर क्रिएटिंग द 2 फ्लोरीन्स, 2 फ्लोरीन्स आप क्रिएट कर रहे हैं और दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं। और वहां पे क्या था, क्लोरीन को आप डिसोसिएशन एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 क्लोरीन तो यूज बन रहे हैं, लेकिन यूज कितना हो रहा था, एक ही क्लोरीन यूज हो रहा था, तो एक को हम डिवाइड कर रहे थे, राइट। देन फ्लोरीन यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड यू आर गिविंग द फ्लोरीन नेगेटिव, राइट। और ये जो है एक का है, तो फिर दूसरे का भी फ्लोरीन का हो गया, तो हमारा जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो वी हैव मल्टीप्लाई बाय द 2। अब क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? नो मैम। मैम हम्म, मैम बॉर्न हेबर साइकिल सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए है ना? हाँ, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, आयनिक क्रिस्टल बनाना ना आपको। हम्म। तो ठीक है, मैम हम H2O की फॉर्मेशन के लिए नहीं देख सकते ये? नहीं, H2O के लिए नहीं आएगा, आप तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए पूछ सकते हैं, NaCl के लिए आ सकता है, पोटेशियम फ्लोराइड के लिए आ सकता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए आ सकता है, मींस बेसिकली दीज आर फॉर द आयनिक कंपाउंड्स, ओके मैम। जहाँ पे आप क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं, ठीक है ना, उन्हीं में केसेस में हम देखते हैं इनको। ठीक ओके है, मैम। कई बार और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, या एक बार और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं थोड़े से और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी, जैसे कि KCl2 इज नॉट फॉर्म्ड, ये फॉर्म नहीं होता है, नॉट फॉर्म्ड, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? मैम बॉर्न हेबर साइकिल में शायद आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। Yes, अगर लैटिस एनर्जी इसकी पॉजिटिव आएगी तो फिर इस फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। है ना, हाँ, इसका एक तो वो लैटिस एनर्जी का एग्जांपल हो गया, इसके लिए जो है पॉजिटिव होती है, वो स्टेबल नहीं होगा आपका क्रिस्टल। सेकंड थिंग, जब आपका एक एनायन आपने ऐड कर दिया है, तो देन यू रिक्वायर हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपकी हाई हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, और दैट विल नॉट कंपनसेटेड बाय द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाएगी, और दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट द KCl2, KCl2 आपका नहीं बनेगा। ठीक है, NaCl की जैसी, और आपका जो है स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है लैटिस एनर्जी जो है पॉजिटिव रहती है। जी, ओके बेटा, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. हम्म, ठीक है, इस वे में आपसे जो है क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, और जो है आगे का पार्ट फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट। अभी क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा, बीच में छोड़ना पड़ेगा मुझे।